Assalamu alaikum everyone and welcome back. The world population is on the rise but our salaries are not. This is Architect Shahriyar. Perhaps survival of the richest will soon be the new survival of the fittest. This is Architect Maheen. And you are watching us on yet another episode of Let's Talk Architecture. For most of you, it's that time of the year where you think the end is near. जी हाँ, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना थीसिस ईयर शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, पर ऑल्सो फॉर दोज इन लोगों ने आगे अपना फ्यूचर में थीसिस करना है. Thesis year in fact is not any horror movie nor it's the end of your life. In fact it's the end of a golden era और इससे आगे आपकी बड़ी मज़ेदार लाइफ शुरू होने वाली है. But it's a very important year of your architectural degree. So आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं how do you select your thesis topic. So आज की वीडियो में we'll navigate through different steps, जिसमें से पहला step is find your interest. So हम लोगों की डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं. हम में से बहुत ज़्यादा लोग हाइकिंग का शौक़ रखते हैं, कुछ लोग बाइकिंग का शौक़ रखते हैं, कुछ लोगों को लैंडस्केपिंग पसंद है, कुछ लोगों को एनिमेशन पसंद है. सम पीपल आर इनटू पॉलिटिक्स. सो नोइंग योर इंटरेस्ट फॉर योर थीसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी द ड्राइविंग फोर्स थ्रू आउट द ईयर. जब आप अपने पसंद का टॉपिक चूज़ करते हैं, आपका उसमें इंटरेस्ट होता है, तो आप थ्रू आउट द ईयर आप बोर नहीं होते, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते. आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बरकरार रहता है, आप एक्सप्लोर करते हो उसको मज़ीद. ठीक है. दूसरा ये कि एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन जो है वो आपको रहती है कि आपके पसंद का टॉपिक है और आप उसको मज़ीद स्टडी कर रहे हो और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो. इट्स नॉट समथिंग विच इज़ फोर्स्ड ऑन यू. क्योंकि थीसिस ईयर इज़ अ ईयर और कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट एक साल तक करना, एक साल तक अपना इंटरेस्ट बनाए रखना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट. जब आपका इंटरेस्ट होगा तो आप मोर विलिंगली चीज़ें रिजॉल्व कर देंगे. इंटरेस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका थीसिस ईयर जो है वो बहुत ईजीली गुजर जाएगा, उसमें कोई डिफ़िकल्ट फेजेस नहीं होंगे. अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप खुशी से और आराम से वो चीज़ कर लेंगे. आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल एंड इट्स अ लिटिल वियर्ड बट नॉट फॉर द पीपल वॉचिंग. थीसिस ईयर में प्रोजेक्ट करना इज़ लाइक बीइंग इन अ रिलेशनशिप फॉर अ ईयर. आपको अगर आपका पार्टनर पसंद हो, सो यू कैन गो थ्रू मल्टीपल फेजेस आसानी से. इफ़ नॉट देन इट्स अ मेस फॉर यू, फॉर बोथ ऑफ यू. थीसिस ईयर में अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज आई ऑलवेज फील दिस कि जब आप 5th ईयर में होते हैं तो यू शुड बी सेंसिबल इनफ टू नो कि जैसे ही आप मार्केट में काम शुरू करेंगे, यू वॉन्ट गेट उतनी स्पेस जिसमें आप अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं. दिस इज़ द ओनली ईयर आपकी करियर की शुरुआत में जहाँ यू गेट द स्पेस टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. And trust me, you won't get this space in the practical life. So now moving on to mind mapping. So जब आप अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं, आई एम श्योर आपका कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, 2-3 चीज़ें आपको अच्छी लगती होंगी. इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप 3 डिफरेंट इंटरेस्ट की चीज़ें अपनी उठाएं एंड स्टार्ट लिस्टिंग डाउन द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डूइंग दोज टॉपिक्स. क्या चीज़ें हैं जो आप अच्छे से कर सकते हैं, क्या चीज़ उसमें से नहीं कर सकते. एंड इवेंचुअली यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि उनमें से कोई एक टॉपिक ऐसा होगा जिसमें एक सर्टन टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि इसमें तो मुझे कुछ रह नहीं गया. दैट इज़ द की मोमेंट व्हेन यू रियलाइज कि अच्छा यार मुझे ये टॉपिक नहीं करना. राइट. फिर आप सेकंड के ऊपर आएंगे एंड देन उनमें से कोई एक ऐसा टॉपिक होगा जिसको आप मज़ीद एक्सपैंड करते जा रहे हैं. सो that actually is very obvious कि that is going to be your thesis topic. So mind mapping करना एक बहुत ही एक healthy activity before starting your thesis. जैसे शरियार said that you have to list down 3 topics of mind mapping. कुछ लोगों के माइंड में 3 टॉपिक्स नहीं होते, you're confused कि हम वो 3 टॉपिक्स ही कहाँ से लाएं. So first year से 4th year तक आपने जो भी प्रोजेक्ट किए हैं, लिस्ट डाउन उनमें से कौन से प्रोजेक्ट्स थे जो करते हुए आपको खुशी हुई थी, कौन से प्रोजेक्ट्स थे जिसमें यू एक्सेल्ड. उन प्रोजेक्ट्स को लिस्ट डाउन करें. हो सकता है कि पूरे प्रोजेक्ट में कोई एक चीज़ हो, कोई एक फेज़ हो, वो रिसर्च फेज़ हो सकता है, वो डिज़ाइन फेज़ हो सकता है, वो कोई भी फेज़ हो सकता है, वो डॉक्यूमेंटेशन फेज़ हो सकता है जो आपको अच्छा लगा हो, जो आपने इंजॉय किया हो. ज़रूरी नहीं है कि आपको उन 4 सालों में से टॉपिक मिल जाएगा, बट मे बी आपको उन 4 सालों में से वो फेज़ मिल जाए जिस पे आप अपने थीसिस ईयर में फोकस करना चाहते हैं. एज बिल गेट्स सेड दैट नो कंपनी और एम्प्लॉयर विल बी इंटरेस्टिंग इन लेटिंग यू फाइंड योरसेल्फ. यू हैव टू डू इट इन योर ओन टाइम. थीसिस ईयर इज दैट टाइम वेयर यू फाइंड योरसेल्फ थ्रू योर प्रोजेक्ट एंड यू शुड मेक मोस्ट ऑफ दैट टाइम. Moving on from this, our next step is finding issues within the community.
जब आपको अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, आपने माइंड मैपिंग कर लिया, अब आप एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर आ गए, द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अब आपने देखना है कि आपकी कम्युनिटी में, आपके शहर में या आपकी कंट्री पे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई काम हो रहा है या ऑलरेडी हो चुका हुआ है। इट्स ऑलवेज गुड कि अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लाइक अवेलेबल है जिस पे काम करना है, उससे होता है कि हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट्स आर गुड, लेकिन फैक्ट्स, ग्राउंड बेस्ड रियलिटीज़ जो होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हर थीसिस प्रोजेक्ट के लिए, और ये ज़रूरी भी होता है। आपकी रिसर्च ज़रा और तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इससे आपको एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब अपना थीसिस कर लेते हैं, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के साथ साथ हो सकता है कि दिस थीसिस माइट लैंड यू अ गुड जॉब एक ऐसी फर्म में या किसी एक ऐसे इदारे में जो उस सर्टन एस्पेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। ऑल्सो मेजॉरिटी केसेस में ये भी होता है कि आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है मास्टर प्रोग्राम में, जिस जगह पे आप रिसर्च कर रहे हो, जिससे एक सर्टन उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, आपने थीसिस किया है, उसको फर्दर जो है वो स्टडी करने के लिए। आई जस्ट वांट टू ऐड हेयर कि ज़रूरी नहीं है कि जब आप अपना प्रोजेक्ट अलाइन कर रहे हो तो वो कम्युनिटी इश्यूज़ या कम्युनिटी एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो। अगर आपका प्रोजेक्ट कम्युनिटी इश्यूज़ या कम्युनिटी एम्पावर के साथ अलाइन नहीं करता है, सो व्हाट यू कैन ऑल्सो डू एंड व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज आप ऑनगोइंग या अनाउंस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, वो जो करना चाह रहे हैं इज इट सेंसिबल इनफ, उसमें कोई लूप होल है, यू वांट टू ऐड ऑन टू दैट प्रोजेक्ट, तो आप उस पर भी काम कर सकते हो। मे बी यू वांट टू गिव अनदर ऑप्शन टू देम, वो जो करना चाह रहे हैं उनका ब्रीफ देखकर, तो दैट कैन बिकम अ सॉलिड थीसिस प्रोजेक्ट एज वेल। इसके अलावा अगर ये भी नहीं है जो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता है, सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप कॉम्पिटिशन प्रोजेक्ट्स को रिसर्च कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट नोइंग कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है और मेरा प्रोजेक्ट या मेरा इंटरेस्ट उसमें कहाँ अलाइन कर सकता है। Moving on to the next one, which is feasibility check. हम में से बहुत से लोग जो हैं वो हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, और अगर रियलिस्टिक प्रोजेक्ट भी हो हमारे पास मल्टीपल आइडियाज आते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द सर्वाइवल ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक है, आपने ये देखना है कि क्या आपका प्रोजेक्ट फिजिबल है भी कि नहीं है। बहुत ज़्यादा सिनेरियोज में क्या होता है कि स्टूडेंट्स आर प्रपोजिंग अ स्टेट ऑफ द आर्ट हाई राइज बिल्डिंग इन अ रूरल एरिया। आप खुद सोचें कि एक ऐसे एरिया में जिन लोगों ने प्रॉपर बिल्डिंग्स नहीं देखी और आप वहाँ पे एक मॉडर्न बिल्डिंग आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, क्या वो फिजिबल है कि वो नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं लेट से जो कहते हैं कि हम गिलगित से हैं या स्कर्दू से हैं और हम एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट डिज़ाइन करने वाले हैं। इट्स गुड, द थॉट इज़ गुड, बट आपने देखना है कि क्या बड़े जहाज़ वहाँ पे लैंड हो सकते हैं। सो सी दीज आर द थिंग्स विच विल टेल यू कि क्या आपका प्रोजेक्ट बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। बी क्रिएटिव, बी एम्बिशियस, बट ऑल्सो बी वेरी रियलिस्टिक एट द सेम टाइम। ऑल्सो आपने ये भी देखना है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए सफिशिएंट लिटरेचर और रिसर्च ऑलरेडी अवेलेबल है भी कि नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोजेक्ट उठाते हैं जिसके ऊपर कोई डाटा अवेलेबल ही नहीं होता, तो वो आपके पास सिर्फ एक साल है। अगर आपको ऐसी चीज़ उठा लें जिस पर कोई रिसर्च नहीं हुई हुई और कोई रीडिंग मटीरियल नहीं है, तो वो आपके अपने लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो फिजिबिलिटी चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फिजिबिलिटी जो है वो आपका रैशनल डिफाइन करती है। रैशनल वो है जो बताता है कि आप ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाहते हैं। अगर आपका रैशनल डिफाइन नहीं होगा ना, रैशनल सॉर्टेड नहीं होगा, तो पूरा साल हर जूरी में आपकी डिस्कशन इससे आगे बढ़ेगी नहीं कि आप ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाह रहे हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रोजेक्ट कौन सा करना चाह रहे हैं उसके बाद भी वाई बहुत ज़रूरी है, और वो आप प्रोजेक्ट कैसे करना चाह रहे हैं उसके बाद भी वाई बहुत ज़रूरी है। हर व्हाट एंड हाउ के बाद वाई लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आपके पास उस वाई का आंसर नहीं है तो आपको अगले स्टेप पे नहीं जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनल जूरी में आपके डिज़ाइन पे डिस्कशन हो और रैशनल पे डिस्कशन ना हो, तो ये चीज़ आपको फर्स्ट मंथ में ही रिजॉल्व कर लेनी है। ऑल्सो जैसे शरियान ने कहा कि आपके पास एक साल है, सो आप ये भी देख लें कि आपके पास लिटरेचर अवेलेबल है या डेटा अवेलेबल है। आई पर्सनली फील कि साल बहुत होता है। अगर आप काम करने वाले हैं तो अ ईयर इज़ अ लॉट, और अगर आपको लिटरेचर नहीं मिल रहा है तो ये भी देखें कि अगर आप सेकेंडरी सोर्सेज नहीं अटेन कर सकते तो प्राइमरी सोर्सेज से डेटा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर आप डेटा लेना चाहते हैं, आई पर्सनली फील देयर आर मेनी वेज टू एक्सट्रैक्ट डाटा, पर आप उतने विलिंगली हैं उस प्रोजेक्ट के लिए ख्वार होने में, ये चीज़ रियलाइज़ करना, ये चीज़ शुरू में रिजॉल्व कर लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So moving on to our next and very important tip, which is balance. हम जब अपना थीसिस करते हैं तो बड़े शौक से कर रहे होते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि आपका थीसिस बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। बाय बैलेंस आई मीन देयर शुड बी अ डिफाइंड बैलेंस बिटवीन आर्ट, साइंस एंड आर्किटेक्चर।
ऐसा ना हो कि आपका थीसिस बहुत ज़्यादा पोएटिक है, ठीक है। अगर आप कुछ लोग पोइट्री के ऊपर काम करते हैं, लेकिन जब आपके जूनियर्स आते हैं, ठीक है, या वो लोग जो आपका थीसिस आगे पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मेरा ख्याल है आपके थीसिस में कोई पॉइंट रह नहीं जाता। तो मी पर्सनली, मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि माई थीसिस वाज वेरी टेक्निकल एंड आई वाज टोल्ड कि ज़रा आर्किटेक्चर को भी देखें, ज़रा बैलेंस आउट करें। इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स आर्किटेक्चर का थीसिस, सो वो बैलेंस आपने देखना है कि वो ज़रूरी है। सो आपने देखना है कि आपका थीसिस बहुत टेक्निकल भी ना हो, बहुत ज़्यादा आर्ट्सी भी ना हो, so it should be somewhere in between. Okay, so I slightly disagree with Sharyar on this, that there should always be a balance in your thesis. I feel thesis year is the year where you explore. So अगर आप पोइट्री एक्सप्लोर करना चाहते हैं, just keep this in mind कि at the end of the day आपको प्रोडक्ट आर्किटेक्चर देनी है, that's the requirement of your degree. But अगर आप कोई भी एस्पेक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, I feel you should explore that fully. You say your thesis was technical, right? My thesis was purely urban, but at the end of the day मैंने design भी किया था. But I wanted to explore urban, so मैंने explore किया. So when we mentioned previously that thesis year is a year जहाँ पे experiment करते हैं, I feel जब आप balance की बात करते हो वो कहीं ना कहीं restrict कर देता है. I personally feel वो restriction नहीं होनी चाहिए. I feel you should fully own that project. हर junior का review होगा because that's their personal opinion. But how you want to explore should based on truly what you want to explore. So the next one is know your limits. So you know what you're good at, you know your own insights, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फैमिली वाइज हो, टाइम मैनेजमेंट वाइज हो, किसी भी तरीके से आपको अपने बारे में सबसे अच्छा पता है। आप डिज़ाइन में अच्छे हैं, आप सॉफ्टवेयर में अच्छे हैं, क्या आपका कंप्यूटर्स या आपकी फैसिलिटीज़ इतनी अप टू डेट हैं या आपको आती हैं कि आप एक बहुत फॉर्म बेस्ड प्रोजेक्ट कर सकते हो, या आपकी प्लानिंग इतनी अच्छी है, या आप पढ़ इतना अच्छा सकते हो कि आप अर्बन बेस्ड प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स एंड ऑफ द डे इज़ योर डिसीजन, यू हैव टू डिसाइड दैट। नोइंग योर लिमिट्स विल ऑल्सो टेल यू कि आपने अपने प्रोजेक्ट का स्कोप क्या रखना है। हमारे यहाँ एक डायलेमा है कि जी प्रोजेक्ट का स्केल जितना बड़ा होगा आपकी डिस्टिंक्शन तो पक्की है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो चीज़ हमसे मैनेज ही नहीं हो रही होती और हम परेशान हो जाते हैं, हमारे हाथ पैर जो है वो फूल जाते हैं। या आप अपने स्कोप इतना छोटा भी ना रख लें कि आपके 2 महीने के अंदर थीसिस ख़त्म और अब आप जो है वो 8-9 महीने बैठ के सोचें कि मैंने इसमें मज़ीद करना क्या है। सो स्कोप जो है वो आपने डिफ़ाइन करना है, एक ऐसी चीज़ जो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप पूरा साल है आपके पास, आपने रिसर्च करनी है, आपने डिज़ाइन करना है, आपने बहुत सी चीज़ें देखनी है। सो उस ड्यूरेशन में आप क्या मैनेज कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ मैनेज कर सकते हैं, ये आपने देखना, और आपसे अच्छी ये चीज़ कोई भी नहीं बता सकता। आई एग्री ऑन दैट कि आपने देखना है कि आप क्या मैनेज कर सकते हैं, क्या मैनेज नहीं कर सकते, बट आई डोंट अग्री कि आपको अपना स्कोप मैनेजेबल रखना है सिंस द बिगनिंग। आई ऑलवेज फील कि आप जितना ज़्यादा हाई एम करेंगे, आप कहीं ना कहीं उसके करीब पहुँच जाते हैं। एम हाई करना ज़रूरी है, और स्कोप बड़ा रखने का मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। वही जैसे शरियार ने कहा कि प्रोजेक्ट बड़ा है तो डिस्टिंक्शन आ जाएगी। स्कोप बड़ा रखने का मतलब ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट में कितनी डिटेल ऐड कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा डिटेल ऐड करना चाह रहे हैं, दैट डिफाइंस योर स्कोप। एंड आई फील वो जितनी ज़्यादा आप एम करेंगे उसके करीब कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। ऑल्सो व्हेन वी से कि स्कोप उतना रखें जितना मैनेजेबल हो। अगर आप अपने साल का पूरा अच्छे से फ़ायदा उठाए तो आपका स्कोप मैनेज हो जाता है। अगर आपने काम आखिरी 2 महीने में करना है तो आपका जितना भी स्कोप हो आपसे कोई मैनेज नहीं होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि एम बड़ा रखें, प्रोजेक्ट नहीं। एंड आवर लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज बी वेरी ओरिजिनल। जब हम बात करते हैं ओरिजिनलिटी की, हम बात करते हैं आर्किटेक्चर स्कूल की। आर्किटेक्चर स्कूल में हम लोग अपने सीनियर से बहुत इंस्पायर होते हैं, उन लोगों से जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं उनसे। आपने लोगों से इंस्पिरेशन लें, ठीक है, लेकिन उनको कॉपी ना करें। अगर आपको कोई कह रहा है कि यार इस टॉपिक के ऊपर थीसिस करो तो सक्सेस ही सक्सेस है, नो, ठीक है, वो उनके लिए इंटरेस्टिंग था। आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग है, आप क्या चीज़ कर सकते हैं, वो आपको पता है। किसी का भी थीसिस कॉपी ना करें, इंस्पिरेशन लें लेकिन उनको कॉपी ना करें। बी इंस्पायरिंग, बी क्रिएटिव। लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ़ यू आर ओरिजिनल इन योर थीसिस एंड इफ़ यू आर ट्रू टू योर थीसिस, this year is going to be the most fun one, the most interesting one,
एंड द ईयर जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा सीखते हो। हम ओरिजिनलिटी पे बात कर ही रहे हैं। व्हेन यू से कि आप अपने सीनियर से इंस्पायर होते हैं, यू वांट टू डू द सेम प्रोजेक्ट जो उन्होंने किया है। इंस्पिरेशन जो है वो लोग कैसे काम करते हैं या उनका काम करने का तरीका क्या है, उनकी मैनेजमेंट का तरीका क्या है, उससे इंस्पिरेशन लेना थीसिस ईयर में इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन उन्होंने क्या किया है। अगर आपको उनका प्रोजेक्ट बहुत पसंद है एंड यू ऑल्सो फील कि यही आपको करना है, सो वही प्रोजेक्ट करने की बजाय आप ये कर सकते हैं कि आप ये देखेंगे उस प्रोजेक्ट्स में गैप कहाँ है, वो प्रोजेक्ट किस साल में हुआ था, और अगर इस साल वो प्रोजेक्ट होगा तो उसमें क्या चीज़ है जो नहीं आ जाएगी, वो क्या चीज़ है जो उन्होंने कवर नहीं की और वो आप कवर करना चाहते हैं। सो यू आर नॉट डूइंग द सेम प्रोजेक्ट दैट दे डिड, यू आर डूइंग समथिंग न्यू। वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू ऐड कि ऐसे नहीं हो सकता है कि हम ओरिजिनलिटी की बात करें और जब हम रिसर्च पे जाएं तो हम एस्पेक्ट्स अपने सीनियर के या किसी और के थीसिस में लेके अपने थीसिस पे लगा दें। ये बात आपको बड़ी अच्छे से समझनी चाहिए कि आपका थीसिस इज़ अ सेपरेट एंटिटी। किसी और के एस्पेक्ट्स आपके थीसिस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपकी वो पूरी माइंड मैपिंग, आपका वो पूरा रैशनल जो आप डेवलप कर रहे हैं, वो किसी के थीसिस के साथ, किसी के एस्पेक्ट के साथ कभी अलाइन कर ही नहीं सकता, बिकॉज उन्होंने वो किसी और पर्सपेक्टिव से किसी और प्रोजेक्ट के लिए किया है, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं। सो अपना थीसिस, व्हेन शेरियार सेड बी ट्रू टू योरसेल्फ, बी ट्रू टू योर प्रोजेक्ट, ये वो तरीका है जिससे यू कैन बी ट्रू टू योर प्रोजेक्ट बाय डूइंग समथिंग ऑन योर ओन। Take inspiration but do not take someone else's work. That's wrong. So with this our discussion and hopefully your thesis will begin. So please do not forget to register on Archistan by going to www.archistan.com/register. And do not forget to follow us on our social media platform, which includes Facebook, Instagram, YouTube, and yes, we are on LinkedIn now. Also, do not forget to subscribe to our YouTube channel for weekly video updates. So I guess the discussion was fruitful for you, and inshallah we'll see you next time. Till then, Allah Hafiz.